देता। अच्छा, और अब देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो, काफी सारे लोग तो नहीं आए, लेकिन आप लोग आ गए हो तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर, है ना। अब देखो, एक क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या बात है, जीशान तुम भी आ गए हैं? हाँ, जीशान, नेट सही चल रहा है आज? यस सर। लेकिन तुम्हारा हाँ नेट सही चल खराब रहा है। है। क्यों जीशान? एक ले, चला भी सेकंड। है, अच्छा है। मैंने कहा तुम आदमी तो बढ़िया हो, बस तुम्हारा नेट खराब है। पैटर्न बायोडाइवर्सिटी नहीं पढ़ाया? अरे पढ़ाऊंगा जीशान, यस क्या सर। नाम है, बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाँ सही कह रहे हो, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ाना बहुत जरूरी है। चलो यार, अब पढ़ लो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर बता देता हूँ पैटर्न, उस पर कुछ नहीं है। मैं पढ़ा देता हूँ। देखो, पहले लिखो, रेन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है कि धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। तो उसके पीछे मेन रीजन, मेन रीजन में, अच्छा वो एनसीईआरटी में पहले, मेन रीजन, उसके पीछे मेन रीजन क्या है, तो बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने मिलकर के वो कंक्लूजन निकाला। तो उसके पीछे 4 मेन रीजन आए, उनको एविल क्वाड्रेट कहा जाता है ना। तो एविल क्वाड्रेट पढ़ने से पहले, है ना, हम लोग पढ़ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस कैसे कैसे हुआ और क्या क्या लॉस हुआ। ठीक है, आईयूसीएन का डेटा क्या है ना। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नोट करेंगे। द कोलोनाइजेशन ऑफ, कुछ फैक्ट हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में नोट करते हैं। द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, colonization of tropical Pacific island, tropical Pacific island by human have led to extinction of 2000 species of native bird, 2000 species of native bird. Next, according to IUCN रेड लिस्ट। अब देखो, यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि रेड डेटा क्या है। तो वैसे आपको पता होगा, रेड डेटा बुक पता है ना? क्यों? ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने वाली हैं, दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक बुक है, हर कंट्री के पास वो बुक होती है, आईयूसीएन की बुक है, उसमें रेड कलर के पेजेस होते हैं, उस बुक में हम इसको लिख देते हैं, उसको रेड डेटा बुक कहते हैं। तो रेड डेटा बुक में उनको लिखते हैं जो अबाउट टू एक्सटिंक्ट है या इंडेंजर्ड है। तो जो इंडेंजर्ड होती है, इंडेंजर्ड वही होती है विच आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, जो खत्म होने वाली है ना, उनको हम लोग रेड डेटा बुक में लिख देते हैं, राइट। तो ये रेड डेटा बुक होती है, और इसमें जो डेटा में जो जो चिड़िया, जो बर्ड्स, जो स्पीसीज लिखी होती है, वो सब रेड डेटा में आती है, ठीक है। तो रेड डेटा के बाद ग्रीन डेटा भी आता है, या ग्रीन बुक भी आती है। रेड डेटा की बहुत ग्रीन, इसी में ग्रीन पेजेस होते हैं। जब वो एक्सटिंक्शन से बाहर निकल आती है तो हम उनको ग्रीन पेजेस में, जैसे कि अब अगर इंडिया में बात की जाए, तो इंडिया में एलिगेटर, है ना, एलिगेटर किसी जमाने में एक्सटिंक्ट था। घड़ियाल, एलिगेटर जो पाए जाते हैं, वो किसी जमाने में एंडेंजर्ड थे। उनका इतना रिप्रोडक्शन करवाया कि वो अब एंडेंजर्ड नहीं है, तो हमने उनको रेड डेटा से निकाल करके ग्रीन पेजेस में लिख दिया, है ना, ग्रीन डेटा बुक में लिख दिया।
ठीक है, इतना याद रखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू रेड लिस्ट ऑफ IUCN 2004 documented extinction of 784 species। तो 2004 तक IUCN ने एक रेड लिस्ट निकाली। उसने देखा कि रेड लिस्ट में जितने सारे थे उनमें से 784 स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म ही हो गई, बिल्कुल से खत्म हो गई। ठीक है, मतलब वो पाई ही नहीं जाती हैं। अच्छा, तो एक तो हो गया इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड वो होते हैं जो खत्म होने वाले होते हैं, उनको हम रेड लिस्ट में। दूसरे होते हैं एक्सटिंक्ट। अच्छा, एक्सटिंक्ट की कोई डेफिनेशन बताओ, आयशा बताओ एक्सटिंक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सटिंक्ट किसे बोलोगे? जो एकदम ही खत्म हो गए हैं सरफेस ऑफ द से, हाँ, जो टोटली खत्म हो गए हैं। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, तो जैसे मान लो मैं तुम्हें दिल्ली में नहीं दिखाई दूं 2-4 साल तक, है ना, तो तुम क्या बोलोगे? जैन सर एक्सटिंक्ट हो गए, ऐसे बोलोगे? क्यों? नहीं सर, एक स्पीशी मतलब अगर ह्यूमन ही नहीं नजर आ रहे तो कह सकते हैं ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो गए। अच्छा, मतलब नजर नहीं आ रहे तो वही तो मैं तुमको कह रहा हूँ। हो सकते हैं कहीं पे, लेकिन ना 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 ना, ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई चीज दिखना बंद हो जाए तो अपन उसको एक्सटिंक्ट नहीं कह सकते। मान लो 2-4 साल बाद वापस आ गई, फिर अब तब क्या करोगे? सर उनके फॉसिल से पता कर सकते हैं। नहीं, इतनी भी पुरानी चीजें नहीं होती। जैसे कि इंडिया में हिमालय पे एक लेपर्ड पाया जाता था, उसको बोलते थे व्हाइट क्लाउडी स्नो लेपर्ड। अब ये रिसेंटली गायब हुआ है, एक्सटिंक्ट हुआ है। सबसे इंडिया में जो मोस्ट रिसेंट एक्सटिंक्शन है वो इसका हुआ है ना। अब ये गायब हो गया, ये इंडिया में अब नहीं पाया जाता। पहले ये नेपाल में, लद्दाख में, ये वाला जो ऊपर का रीजन है ना, हाई एल्टीट्यूड पे, है ना, वहां पे देखने को मिलता था। अब ये नहीं पाया जाता। तो आप ये कहोगे कि ये एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया होगा ना। देखो, अब इसका एक क्राइटेरिया है, देखो टेक्निकलिटी यही है ना। अगर किसी भी स्पीसीज को लास्ट 20 ईयर तक किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं देखा तो हम उसे एक्सटिंक्ट बोल देंगे। मतलब कोई बर्ड है, वो इंडिया की किसी भी टेरिटरी में कहीं पे भी रिपोर्ट अगर 20 साल से नहीं हुई तब हम उसको एक्सटिंक्ट बोलेंगे। समझ आया? यस सर। ये एक्सटिंक्शन की टेक्निकलिटी है, ऐसे हम किसी चीज को एक्सटिंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, है ना। अब नोट करो, जो अब मैं जो लिखवा रहा हूँ ये मतलब मेनली जो फैक्चुअल क्वेश्चन जो लिखवाते आ रहा हूँ ये सब पूरा नीट का मटेरियल है ना। स्कूल के लिए देखो, बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आप क्वेश्चन लिखोगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में तो फैक्ट तो डालोगे, लेकिन ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करेंगे, द रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड डोडो। डोडो तो पता ही होगा ना, डोडो फ्रॉम मॉरिशस। तो दोबारा बताना सर दूसरा। अरे लिख तो रहे हैं प्रभु, द रिसेंट एक्सटिंक्शन includes डोडो फ्रॉम मॉरिशस। ठीक है, डोडो क्या है बताओ, जल्दी बताते आओ, जल्दी जल्दी। सर बर्ड है। बर्ड है। क्यों एक्सटिंक्ट हो गई आशा? ये क्वेश्चन आ चुका है। सर क्यों हो गई? ये नीट पे क्वेश्चन आ चुका है, 4 रीजन दिए हुए थे। क्लाइमेट नहीं पता सर। रेयान बताओ। जीशान मेरे भाई बताओ। भाई तुम पूछोगे हमसे, कुछ बताओगे भी कभी? जीशान बोलो। यस सर। अरे हमसे हमेशा पूछोगे, तुम भी कुछ बताओगे, तुम भी बताओ। क्या चीज तो सर हमें बताऊं? तो हमेशा पूछता, अरे जो पूछा मेरे भैया, और क्या? पता नहीं सर ये तो। सर पता डोडो नहीं। तो पहले एक्सटेंट हो गई थी। हाँ, डोडो काफी समय हो गया, लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं। अब तुम समझो 20 साल में हम ये बोलते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हुई है, फूड की शॉर्टेज नहीं।
एक्चुअली क्या था, डोडो बतख की तरह दिखने वाली एक बर्ड थी, डक की तरह, काफी हैवी थी। अच्छा, ये चट्टानों में अपने नेस्ट बनाती थी। तो पहली बात, इसकी फ्लाइट, ये ग्लाइड करती थी, इसकी फ्लाइट कम थी, तो हंटिंग हुई इसकी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पहला रीजन। तो पहला रीजन डोडो का होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा क्या हो गया कि ये अपने जो एग देती थी, वो एग देती थी रॉक्स में, है ना? तो हाई एल्टीट्यूड नहीं देती थी, जिसकी वजह से इसके जो एग होते थे, उनको भी ये क्या बोलते हैं, जो रैट वगैरह होते थे, रोडेंट, ये खा जाते थे, रेप्टाइल्स खा जाते थे, है ना? रोडेंट और रेप्टाइल्स खा जाते थे। ये दो में, और तीसरी बॉडी माना गया कि इसका शरीर बहुत भारी था, तो ये प्रीडेटर से भाग नहीं पाती थी। ये तीन मेन रीजन की वजह से डोडो गायब हो गई मॉरिशस से। अब देखिए, दूसरा है कुआगा। कुआगा फ्रॉम अफ्रीका, ये गायब हो गया। कुआगा क्या था? ये जेब्रा, प्लेन जेब्रा था, पट्टियां नहीं थी इसमें, प्लेन जेब्रा, कुआगा। ये अफ्रीका से गायब हो गया। थैलासाइन, थैलासाइन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कुआगा तो वापस आ गए ना? नहीं भाई, ये सब भी देखा था मैंने उस पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे। कि कुआगा फिर से वापस आ गए। हाँ सर। ये बुक में तो नहीं, मैं एक बार चेक करूंगा पक्का। कोई और हाँ स्पीशीज तो आ नहीं? गए कैसे आ गए मतलब? सर, मुझे पता, बस में आ रहा था कि आ गए वापस। नहीं मतलब दो दो चीजें हैं कि या तो एक तरीका हो सकता है कि इनको दोबारा से डेवलप किया गया हो, उसे टिश्यू कल्चर के थ्रू, है ना? क्लोन वगैरह, क्लोनिंग प्रोसेस से, क्लोनिंग प्रोसेस से हम ऐसा कर सकते हैं, है ना? चलो इसको मैं चेक करूंगा, हालांकि बुक में नहीं है अभी तक, है ना? लेकिन तुम लिख लो, ठीक है? तो कुआगा अफ्रीका से। थैलासाइन, थैलासाइन क्या होता था? ये कुछ बड़े से डॉग की तरह दिखने वाला एक मार्सुपियन था, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला, है ना? बड़े से डॉग के जैसा दिखने वाला, ठीक है? स्टेलर्स काउ फ्रॉम रशिया। स्टेलर्स काउ क्या है? स्टेलर्स काउ फ्रॉम रशिया। ये एक तरह से सील की तरह दिखने वाला एनिमल है, ठीक है? और 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, है ना? कौन कौन सी? ये गायब हो गई। 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। टाइगर की 3 सब स्पीसीज हैं, ठीक है? एक तो ये थी बाली, बाली टाइगर, ठीक है? जावा टाइगर और कैस्पियन टाइगर। ये 3 सब स्पीसीज हैं टाइगर की जो गायब हुए। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट 20 ईयर, last 20 years have witnessed last 20 years have witnessed the disappearance of 27 species. Last 20 years have witnessed disappearance of last 20 years have witnessed disappearance of 27 species. Next, more than 15,500 species, more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction.
So worldwide. Worldwide facing threat of extinction. Threat of extinction मतलब वो खत्म होने वाली हैं, ये एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रहे हैं एंड दे आर अबाउट टू फिनिश। ठीक है, इनमें से कुछ ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। प्रेजेंटली हाँ, प्रेजेंटली नेक्स्ट पॉइंट है 12% ऑफ ऑल बर्ड 12% of all bird, 23% of all mammal, 32% of all amphibian, 31% of all gymno, worldwide facing the threat of extinction. next heading है cause of biodiversity loss. बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजन क्या क्या है? इसमें से इसके 4 मेजर रीजन है जिनको हम एविल क्वार्टेंट कहते हैं। वी कॉल देम द एविल क्वार्टेंट। अब ये एविल क्वार्टेंट में मतलब 4 मेन रीजन है जो एविल क्वार्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, पहला है हैबिटेट लॉस और इसी को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। इंडिया में 1990 में एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत कम होने लगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि रीजन क्या है, तो उसको पता लगा कि ओडिशा में मेनली ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन वाले रीजन पे, झारखंड, यही वो रीजन है जहां पे मेनली एलिफेंट पाए जाते हैं, और उधर केरला में। तो ओडिशा में इतना ज्यादा डिफोरेस्टेशन हुआ कि उनका हैबिटेट लॉस हो गया। लोगों ने वहां घर बना लिए जहां एलिफेंट रहते थे। तो नॉर्मली क्या होता था, एलिफेंट गांव में घुस आते थे। एक्चुअली एलिफेंट गांव में नहीं घुस आते थे, एलिफेंट के घरों में गांव घुस गए थे। लोगों ने एलिफेंट के हैबिटेट में अपने घर बना लिए थे, तो एलिफेंट तो इंक्रोच करेंगे। तो एलिफेंट घरों में, लोगों के, ह्यूमंस और एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और जिसकी वजह से बहुत सारे एलिफेंट मारे गए और एलिफेंट एक्सटिंक्ट होने। सरकार ने 1990 में एक एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एलिफेंट को मारना, हंट करना सब प्रोहिबिटेड हो गया। ठीक है ना? तो ये एक एग्जांपल है हैबिटेट लॉस का। ठीक है, तो हैबिटेट लॉस, ठीक, इट इज द फर्स्ट रीजन। ठीक है, नोट कर लो चाहे। फॉर एग्जांपल, एलिफेंट इन ओडिशा in 1990s. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसका भी स्पीशीज बता। एक्सप्लॉयटेशन, इंडिया में एक बर्ड है, उसको बोलते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में पाई जाती है, और इसको राजस्थान में गोडावन के नाम से जाना जाता है। ये इंडेंजर्ड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, है ना? ये इंडेंजर्ड है। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एक एग्जांपल आपने अभी पढ़ा, डोडो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो डोडो भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही गायब हुई। दैट वाज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन। थर्ड, एलियन स्पीशीज इन्वेजन।
एलियन स्पीसीज इन्वेजन। क्या होता है कि आपने क्या किया कि किसी पर्टिकुलर इकोलॉजी में एक नई स्पीसीज जो वहां नहीं पाई जाती आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, और उस स्पीसीज ने वहां पाई जाने वाली ओरिजिनल बहुत सारी स्पीसीज को खत्म कर दिया। ठीक है ना, दिस इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो ये बेस्ट एग्जांपल क्या है कि एक फिश है, उस फिश का नाम था नाइल पर्च। नाइल पर्च, तो नाइल पर्च नाम की एक फिश थी। नाइल पर्च जो फिश थी, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया लेक विक्टोरिया में। ठीक है, लेक विक्टोरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया नाइल पर्च को, है ना। नाइल पर्च ने क्या किया, तो लेक विक्टोरिया कहां पे, अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में। मैं भी लिखवा दूंगा, आप समझ लीजिए। अब इसने क्या किया कि यहां पे लेक विक्टोरिया में जो इसकी नेटिव फिश थी, उनका नाम था शिनशेल्ड फिश। शिनशेल्ड फिश, ठीक है। तो शिनशेल्ड फिश की अप्रोक्सीमेटली 200 स्पीसीज गायब हो गई, है ना, क्योंकि नाइल पर्च एक कार्निवोरस फिश है। ठीक है, इसको इंडिया में भी बैन किया जा चुका है। इसने इंडिया में भी, जो इंडिया की नेटिव होती है रोहू फिश, उसको खत्म करना शुरू कर दिया था, और बहुत सारी नेटिव स्पीसीज को। तो नाइल पर्च एक बड़ी सी मछली होती है ब्लैक कलर की, उसको बहुत सारी जगह पे प्रोहिबिटेड कर दिया गया। तो नोट करेंगे, नाइल पर्च फॉर एग्जाम्पल एलियन स्पीसीज इन्वेजन में, फॉर एग्जाम्पल Nile perch was introduced. Nile perch was introduced. Was introduced in Lake Victoria. Lake Victoria, East Africa. Which led extinction of which led extinction of more than which led extinction of more than 200 more than 200 species of shinshelled fish. Yes, sir. More than 200 species of shinshelled fish, which is native to Lake Victoria. इंडिया में इलीगली एक फिश को, कैट फिश को इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, एक्वाकल्चर प्रोग्राम में, है ना। तो वो हमारी फिशेस को, हमारी जो ओरिजिनल फिशेस हैं उनको खत्म करने का, जो मैं आपको अभी एग्जांपल बता रहा था। तो इंडिया में इलीगली एक फिश रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई, वो कैटफिश है, अफ्रीकन कैटफिश है, अफ्रीकन कैटफिश, और इसका नाम है क्लैरियस गेरिपिनस। क्लैरियस GARIE पिनस। तो नोट करेंगे, रिसेंटली illegal introduction of illegal introduction of illegal introduction of African catfish Clarius garipinus, Clarius garipinus, Clarius garipinus
for aquaculture purpose, for aquaculture purpose, posing threat to posing threat to our indigenous posing threat to our indigenous catfish, our indigenous catfish. ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, दैट इज को एक्सटिंक्शन। देखो को एक्सटिंक्शन वो ये मतलब होता है कि ये होता है एक्चुअली पैरासाइट के केस में। अगर होस्ट गायब हो गया तो ऑब्वियसली उस पे रहने वाला जो उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये होस्ट पैरासाइटिक्स, अगर होस्ट गायब हो गया तो उसके साथ में जितने सारे पैरासाइट होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। नोट करेंगे, इफ a host fish become extinct, if a host fish become extinct, if a host fish become extinct, if a host fish become extinct, its unique assemblage of its unique assemblage of parasite also extinct. ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब देखो अभी वो मैं बता देता हूं आपको पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो क्या है, नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं। ये हमारी अर्थ हो गई, है ना, ये हमारी अर्थ हो गई। अब देखो अर्थ के बीच में, है ना, ये 0 डिग्री, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। दिस इज 0 डिग्री, इट इज कॉल्ड इक्वेटर, है ना। इक्वेटर में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, (23.5 डिग्री), ये नॉर्थ की तरफ हो गया क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, और 23.5 डिग्री साउथ पोल। इस पूरे रीजन को हम लोग कहते क्या है, इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो भाई, क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। हाँ बिल्कुल, ट्रॉपिकल रेंज इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल बेल्ट है ना, या ट्रॉपिकल रेंज है, इसमें बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम पाई जाती है। रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत रेन होती है, रेन काफी होती है, टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है। अब जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, चाहे आप यहाँ की तरफ मूव करें, है ना, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, और चाहे आप इक्वेटर से साउथ की तरफ मूव करें, दोनों ही कंडीशन में बायोडाइवर्सिटी आपकी रिड्यूस होती है ना। उसके बाद फिर हम जब ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर वाले बेल्ट पे जाते हैं, तो अब हम 66 डिग्री पे पहुंच जाते हैं। 66 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री ये साउथ, तो 66.5 इधर और 66.5 इधर, है ना। तो जब हम यहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जब आप पहुंच जाते हैं तो इसको इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट, ये टेम्परेट नॉर्थ पोल पे हो गया, सॉरी साउथ पोल पे, टेम्परेट साउथ जोन, और ये टेम्परेट
ठीक है, और ऊपर की तरफ हम बोलते हैं पोल, पोलर रीजन, पोलर, नीचे की तरफ भी पोलर रीजन होता है। ठीक है, तो जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ जाओगे वैसे धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। रीजन ये होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने लगती है। ये पहले डायग्राम बना लो, अगर आपसे पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। नोट कर लिया? नो सर। अभी हो गया? डन? यस सर। ठीक है, नोट कीजिए। In general, species diversity decreases. In general, species diversity decreases as we move forward away, as we move forward away from equator towards pole, from equator towards pole. From equator towards pole. Next point. With a very few exception, with a few very few exception, tropical belt have, दोबारा with a very few exceptions, tropical belt have, with a very few exception, tropical belt have
more species than temperate or polar areas. Next point. The tropical Amazon rainforest, have greatest biodiversity. The tropical Amazon rainforest have greatest biodiversity on earth. Full stop. इसी में लिखेंगे. According to scientists, approximately 2 million species are yet to be discovered. ठीक है भाई. Next. Biodiversity conservation. ठीक है, नोट करेंगे. आप देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरह से होता है, इन सीटू और एक्स सीटू है. आप इन सीटू का क्या मतलब होता है, जहां पे पाया जाता है वहीं इसको कंजर्व कर दिया गया है ना. जैसे कि सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन वहीं पाया जाते हैं वेस्ट बंगाल में, वहीं पे एरिया चारों तरफ बना के कंजर्व कर दिया. जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, तो वहां पे क्या है, गैंडे वहीं काजीरंगा के आसपास ही पाए जाते हैं, वहीं पे हमने इंसर्कल कर दिया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया, गार्ड लगा दिए, ठीक है, एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दिया और वहीं पे कंजर्व कर दिया. एक्स सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, अब हमें लगा कि ये एनिमल वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता, हम उसको वहां से लेकर के आ गया, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में रखा, कहीं और लेकर के आ गए, जहां से वो पाया जाता है उसको उस जगह से ला करके, या अलग अलग टाइप के एनिमल ला करके एक पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठा कर दिया. ठीक है, तो उसको हम एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, है ना. दिस इज एन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन. तो इसमें एक चीज है इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन. दूसरा नेशनल पार्क क्या होता है, आपको याद ही करना पड़ेगा नेशनल पार्क की क्या कंडीशन है. नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरी क्या होती है, ठीक है, और नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, और ये क्या बोलते हैं इसको, बायोस्फीयर रिजर्व. ये तीन चीजें और हैं, है ना. अब यार आप तीन ही लोग हो, है ना, बाकी लोग भी आ जाए नेक्स्ट क्लास में तो मैं खत्म करवा दूंगा बस. हालांकि यही बचा हुआ है, 5 टॉपिक बचे हुए हैं, इसमें कुछ है नहीं, 4 लाइन के टॉपिक हैं, और ऐसा कुछ समझाने वाला भी कोई खास तो नहीं है. खत्म तो अभी कर सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन बाकी लोग भी आ जाएंगे तो वो लोग भी आपके साथ पढ़ लेंगे. तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोगों का आपका नीट का ये सॉरी क्या बोलते हैं, ये से बोर्ड का सिलेबस खत्म हो जाएगा. ठीक है. आप Yes, इसके sir. साथ एक चीज और बताओ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं तुम लोग, क्यों जिशान, आर यू डूइंग Yes, sir. आंसर राइटिंग कर रहे हो? अभी तो नहीं था, नोट्स ही पढ़ता हूँ. तो गलत कर रहे हो भाई, आंसर राइटिंग शुरू कर दो. आयशा, यस सर, एनसीईआरटी किया है. नहीं आंसर राइटिंग कर रहे हो, आंसर राइटिंग. यस सर, क्वेश्चन आंसर लिख, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए हैं. अच्छा एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है. थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन पुराने उठाओ उससे एग्जाम उससे. सैंपल पेपर के भी किए हैं. हाँ राइट, सैंपल पेपर से. गुड. रेयान, आर यू डूइंग? स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ओके गुड. इट इज राइट टाइम टू स्टार्ट. जिशान, दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट, नाउ स्टार्ट इट, एल्स यू विल बी लेट. अभी से मेरा मानना है कि बच्चे को जनवरी से, है ना, जनवरी इवन 15 जनवरी भी इट्स नॉट लेट, मतलब दिस इज राइट टाइम. अभी से आप साथ साथ स्टार्ट कर दो आंसर राइटिंग,
और आप जितने आंसर लिख डालोगे अभी से लेकर के एग्जाम तक, ठीक है, आप देखना दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर मार्क्स, ठीक है। हैविंग गुड मार्क्स यू विल ऑलवेज गेट द एज ओवर अदर्स। जब आप किसी भी, आप डॉक्टर भी बनते हो ना, तो आपका जब रिज्यूमे बनता है ना, दैट सीम्स ब्यूटीफुल, और वो 100 आउट ऑफ 100 बायोलॉजी में हमेशा आपके लिए बना रहेगा आपकी मार्कशीट में, और वो हमेशा आपके रिज्यूमे में रिफ्लेक्ट करेगा, दैट विल बी इंप्रेसिव, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वेंसडे को हम लोग बोर्ड का सिलेबस खत्म कर देंगे एंड वी विल मूव अहेड फॉर द नीट सिलेबस, है ना। तो बाकी दो चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी नीट के लिए, उनको भी खत्म करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी बताओ भाई, डाउट, कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन बताइए। नहीं है तो चलिए फिर वेंसडे को मिलते हैं, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग वेट कर रहे होंगे और कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाई टाइम पे। तो मुझे लगा कि शायद लेट हो गया होगा, इसलिए शायद कुछ लोग चले गए होंगे।